हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। और मैं आपके सामने लेकर फिर हाजिर हूँ एनसीईआरटी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती देखते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ? 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। कब मिले हैं, कहाँ मिले हैं? 3000 साल पहले मिले हैं। कहाँ? महापाषाण की कब्रों में हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। देखिए, इसमें लिखा है तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब मिलता है? 2500 वर्ष पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको क्या मिलता था? रॉ आयरन मिला था। ठीक है, मतलब उसका उपयोग कच्चा कच्चा मतलब खदानें मिलती हमको उसकी। ठीक, कुछ वस्तुएं भी मिली थी, लेकिन क्या था ना कि वो इतनी मजबूत नहीं थे। इसका कब बढ़ा? करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के क्या बढ़े? औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब? 2500 वर्ष पहले। 3000 में सिर्फ उसके साक्ष्य मिले हमको कि हाँ, लोहे का इस्तेमाल ये लोग करते थे, लेकिन 2500 में हमने ये जाना कि हाँ, अच्छे मतलब उनके औजार, उनको हमारे पास उनके औजार भी थे, वो भी अच्छी किस्म के। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। क्या शामिल है? कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल। तो देखिए, इससे हमें ये भी मिलता है कि धीमे धीमे उन्होंने क्या किया? जंगलों को भी साफ किया। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जंगलों की सफाई करी और वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया? कृषि उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था। हमने इसको क्या किया था? पढ़ा था। अब देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम कौन कौन से थे। तो उसमें है पहला, सिंचाई। देखते हैं, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। बिल्कुल मुश्किल बात है। इस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई, जो हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो ये पीटी का फैक्ट हो सकता है कि सिंचाई के लिए क्या यूज होता था? तो क्या? कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय। ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन है आपका, खुशहाल, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका, लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ है? देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, उससे हम एक क्वेश्चन निकालेंगे और उसका आंसर आप देंगे। तो चलिए बताइए कि लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ। अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, गैस करिए। एनी गैस? जल्दी गैस करिए, जल्दी जल्दी गैस, जल्दी जल्दी गैस करिए। बताइए कौन सा हो सकता है? 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर है उत्तर शी, 3000 साल पहले। कितने साल पहले? 3000 साल पहले। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे किसी काम का है नहीं, तो इसे हम क्रॉस मारते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ये हमारे काम का है। देखिए, इसमें क्या है? गांवों में कौन रहते थे? ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे? कितने कितने? 3 लोग। ठीक है, कौन से? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या बोलते थे? विल्लाल बोलते थे, विल्ला बोलते थे। ठीक है, साधारण हलवाहों को उड़वार क्या बोलते थे? उड़वार बोलते थे इनको। और भूमिहीन मजदूरों को दास, कैडेशियार और अधिमयी कहते थे। देखिए फ्रेंड्स, आपने सिर्फ 6 क्लास की एनसीईआरटी में ही मिलेगा कि हम हलवाहों को क्या बोलते थे? उड़वार। क्या? उड़वार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा कि हलवाहों को उड़वार बोलते थे। किसी भी बुक में आप लोग देखिए, आप लोग जाइए पढ़िए, और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने ये फैक्ट कहीं नहीं पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में ही मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भूमिहीन मजदूर दास
को हम बोलते थे कटेशियार, ठीक है, और अधिमाई कहते थे। ओके। देश के उत्तरी हिस्से में, कहाँ, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, जैसे आज का प्रधान है हमारा, ठीक है, वैसे ही तब क्या था, गांव के प्रधान को हम क्या बोलते थे, ग्राम भोजक। ओके, ये भी हमारा एक पीटी का फैक्ट देखिए आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, ठीक है। कैसे, जैसे आज भी होता है ना कि बड़े बड़े पद पर जो लोग होते हैं, बड़े पद पर, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऐसे जैसे अभी देखिए राहुल गांधी ही हैं, तो मतलब अधिकतर हम उनको ही लोग अपना, अभी भी देखिए उनको अपना क्या मानते हैं, कुछ लोग नेता मानते हैं, भले वो जीत नहीं रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन अगर पीएम पद के कोई दावेदार हैं तो वो वही हैं, ठीक है। ऐसे तो क्या है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा और सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करिएगा। यानी कि यह पद आनुवांशिक था, बिल्कुल। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, बिल्कुल सही है। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ग्राम भोजक थे, ठीक है, जो ग्राम भोजक थे वो क्या थे, आज के प्रधान थे, ठीक है, और ये उस पूरे इलाके में क्या थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, ठीक है। तो क्या होता था ना कि इनके ही खेत पर, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि आमतौर पर, हाँ, साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते, बिल्कुल। जब जो अब जैसे ये प्रधान होगा तो इनके पास ऑब्वियस है कि बहुत सारी ज़मीन होगी, तो उस ज़मीन पर काम करने वाले कौन कौन थे, दास और मजदूर थे। और राजा भी क्या होता था ना कि ये जब प्रभावशाली हैं, ठीक है, तो जो कर वसूलने का काम होता था तो इनको ही राजा क्या करते थे कि दे देते थे कि आप हमको कर वसूल करके हमको आप देंगे। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उस गांव के ग्राम भोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि पूरे गांव का कर वसूली कहाँ जाएगा, राजा के पास जाएगा। और कभी कभी ये किसका, न्यायाधीश का, मतलब अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ लड़ाई हो गई, किसी घर में कोई झगड़ा हुआ, तो कौन उसको सुलझाएगा, उस गांव का मुखिया, मतलब राजा, मतलब ग्राम भोजक। ओके। और कभी कभी ये पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। कौन थे, सिर्फ ग्राम भोजक ही सब नहीं थे वहाँ पर, और सिर्फ ग्राम भोजक के पास ही सारी ज़मीन नहीं थी। कुछ अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी और वो खुद की ज़मीन पे भी अपना काम करते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, गृहपति। क्या कहते थे इनको, गृहपति कहते थे। देखिए ये भी हमारा पीटी का फैक्ट है, इसे गृहपति कहते थे, ठीक है। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। कैसे किसान, छोटे किसान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, दास आते हैं, कर्मकार आते हैं, ठीक है। इन्हें दूसरों की ज़मीन पर क्या करना पड़ता, काम करके अपना जीविका को क्या करनी पड़ती, चलानी पड़ती थी, ठीक है। अपना जीवन यापन यही कैसे चलाएंगे, दूसरों की ज़मीन पे काम करेंगे, फिर वहाँ से जो पैसा मिलेगा, फिर जो अनाज मिलेगा उससे अपना पेट पूजा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ अन्य शिल्पकार भी होते थे। तो ऑफ कोर्स हमने देखा है गांवों में ये हमको मिलते हैं। लोहार हमें गांव में मिलते हैं, आज भी आप गांव जाइए तो आपको लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर मिल जाएंगे। बुनकर तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दिन मिल जाएंगे, लोहार, कुम्हार और बढ़ई आपको आज भी हर गाँव में मिलेगा, प्रत्येक गाँव में, ठीक है। आइए अब इसके कुछ पीटी के फैक्ट देखते हैं जो हमने इसी पैराग्राफ से भी बनाया है। तो आपका क्वेश्चन है दूसरा, दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। तो बताइए कौन सा, क्या कहते थे, अभी भी आपने जस्ट पढ़ा है, बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी करिए बच्चों, पढ़िए 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 पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है उत्तर ए पिल्ला। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, गृहपति। ओके। अब देखिए उसी पैराग्राफ से आपका सेकंड क्वेश्चन बन के आ रहा है, थर्ड।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में ग्रामवासी है और सूची 2 में नाम दिया है कि किसको क्या कहते थे। तो देखिए ग्रामवासी में क्या है, बड़े भूस्वामी, हलवाहे, भूमिहीन मजदूर, दास, इधर एक साइड है। नाम में अदिमई, कडेशियार, उड़वार और वलल्ला। ठीक है, हमने पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको पहले से समझ में आएगा, बड़े भूस्वामी से ही आपका पूरा कंफर्म हो गया है। देखिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए ऑप्शन जो 3 था वो सही था हमारा। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, हमने जैसे पढ़ा, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को विलल्ला और साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था। वहीं भूमिहीन मजदूर, जिनमें दास भी शामिल हैं, उन्हें कडेशियार और आदिमाई कहलाते थे। ठीक है, कौन क्या कहते, कैडेशियार और अदिमई। ठीक है, ये नाम संगम साहित्य में कहाँ है, उल्लेखित है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में। ठीक है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। पीटी का एक फैक्ट, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। जातक कौन थे, तो जातक की कहानियां किसने प्रचलित थी, तो ये बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। किसका संकलन, जातक की कहानियों का। ठीक है, यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निधन। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ पर वो कहानी दी है, ये भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, तो वलयकूप क्या है, वलयकूप क्या है, वलयकूप क्या है, गुसल खाने, नाली, कूड़ेदान के लिए क्या होते प्रयुक्त। ठीक है, हम वलयकूप कहते थे जहाँ पे गुसल खाना, जहाँ पे लेडीज नहाती थी या फिर जेंट्स भी, नाली जहाँ से पानी बह जाता था घर का, कूड़ेदान, डस्टबिन। ठीक है, वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। बिल्कुल ऐसा हमारे डस्टबिन हमारे घर पे रखी हुई है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए होंगे। मतलब जो घर थे उस टाइम के, ये तो लकड़ी के बने रहे होंगे या मिट्टी के, कच्ची ईंटों के, या छप्पर छाया रहा होगा, तो इसलिए बहुत टाइम तक वो टिक नहीं सके। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। देखिए ये भरूच क्यों फेमस, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बंदरगाह था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कभी आ गया ना कि बेरीगाजा में बंदरगाह था कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा भरूच का ही नाम क्या था, बेरीगाजा। तो आपका क्या बना था, पीटी का एक फैक्ट। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है।
राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ क्या करते हैं, जहाज ला सकते थे। ओके, बेरीगाजा में अब देखिए किन किन चीज़ों का आयात होता है वो देखते हैं। तो शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये आपको क्या करना है, रटना है, ध्यान रखिएगा। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ओके, ध्यान रखिएगा, निर्यात क्या था, इतना सामान, और आयात इतना, जो आपको रटना है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, हमने भी पीछे ही चैप्टर में पढ़ा था। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, तो क्या क्या, बर्तन चांदी के, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। मतलब उस टाइम पर भी चांदी का तो ऑफ कोर्स, सुंदर औरतें हो गई, गायक किशोर हो गए, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े बुनकर। ठीक है, आप लोग ये देखिए कि उस टाइम पर क्या था, दास प्रथा बहुत प्रचलित थी। जो भी राजा युद्ध में जिस राज्य को जीतता था तो वहाँ के जो व्यक्ति थे, नर नारी थे, तो उनके क्या बोलते, दास बन जाते थे। ठीक है, तो उनको क्या व्यापार करते थे उनका, मतलब किसी को भी दान दे दिया, कहीं भी उनको छोड़ दिया, कितने में भी उनको बेच दिया, ये प्रथा उस टाइम पे चल रही थी। ओके, बेरीगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ, जैसे आपने पढ़ा अभी। 2 ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब आप लोग सोचो और मुझे बताओ। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। हाँ, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती हैं क्या, संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य। तो ध्यान रखिएगा क्या है, संगम साहित्य हमने पढ़ा अभी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बस अभी जस्ट हमने पढ़ा है। आप लोग इसका आंसर करिए प्लीज़, मुझे उत्तर बताइए इसका। तो क्या है, तमिल। ओके, तमिल में हमने देखा है। आप लोगों को अपने आप को चेक करना है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें जा रही हैं कि नहीं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना चालू करिए। अब देखिए इसका देखते हैं थोड़ा व्याख्या। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए कि इसमें से सही आंसर क्या है। कथन ए है, यहाँ शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। कथन बी है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्निलियन सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है। चलिए आंसर करिए, चलिए गिव मी आंसर प्लीज़। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर कथन 2। ठीक है, सॉरी क्या है, कथन 2 इसका एकदम सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बतानी है मुझे कि मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो पढ़ा रही हूँ मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कैसे प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो ईजिली हमको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं पढ़ाती आ रही थी वैसे पढ़ाऊँ या फिर मैं सिर्फ लाइन बाई लाइन पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट मी, जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे मैं वही करूँगी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ वैसे कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो
आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहत सिक्के, तो मैंने आपको बताया था पहले कि आहत सिक्के हम किसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए आप। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, आहत सिक्के सामान्यतया आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आहत सिक्के थे, तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का जो सिक्का है, चांदी का है, तांबे का है, सोने का है, जिसका भी सिक्का है उसमें हम क्या करते थे ना, हथौड़ा मार करके, ठीक है, उसको चिपका करके बनते थे। देखिए आप लोगों के सामने दिख भी रहे हैं आप लोगों को आहत सिक्के, ठीक है। कोई भी चित्र मतलब छापना है तो हथौड़े में चित्र बनाओ, उसमें मारो तो वो छप जाता था। तो ऐसे हमारे क्या बनते थे, आहत सिक्के। अब देखिए सिक्के देखिए, हाँ, तुमने देखा कि जिस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं, ठीक है। सबसे पुराने आहत सिक्के इसी युग में हमको मिले हैं, जो करीब 500 साल चले। कितने साल तक? 500 साल तक चले हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। कथन 2, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। बताइए कौन सा कथन सही है। कथन ए, केवल एक, दो, केवल दो, या फिर तीसरा एक और दो दोनों, और या फिर चौथा कि ना तो एक ना ही दोनों। आप मुझे इसका उत्तर करिए, जल्दी करिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालिए जल्दी से। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, केवल दो। अब आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। कितने वर्ष तक? 500 वर्ष तक, ठीक है। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनवाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का, हर्ट कॉइन कहा जाता था। अतः कथन एक गलत है। ओके। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है उस समय वस्तु विनिमय, कमोडिटी एक्सचेंज भी चलन में था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नगर, हम नगर पढ़ेंगे। अनेक गतिविधियों के केंद्र, कौन कौन से नगर थे उस समय पे? अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा, ठीक है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, कहाँ से? ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, ठीक है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। क्या है यहाँ पे? बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, आज भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। देखिए, जो कोई मेंस लिख रहा होगा उसके लिए अच्छा फैक्ट है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकारी इस प्रकार के दान करते थे। बस यही सब हमको लिखना होता है, लेकिन लैंग्वेज हमको बहुत इजी मिल रही। देखिए, उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब देखिए, तो इसमें कौन कौन से हैं? सुनार हैं, लोहार हैं, बुनकर हैं, टोकरी बुनने वाले हैं, ठीक है, माला बनाने वाले हैं, इत्र बनाने वाले हैं, कि सबके उल्लेख हमको वहाँ पे क्या होता है, मिलते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। यही सारा क्वेश्चन है, यही आंसर है। और जो हड़प्पा में नहीं था उसको भी आप बताइए। आगे बढ़ते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। ओके, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। कैसे? मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। कहाँ से? पुरास्थलों से, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। हमको ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। उत्तर में वाराणसी, कहाँ? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। उत्तर में कौन? वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। कौन? स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। ऐसा नहीं था कि पुरुष बस काम कर रहे हैं फिर स्त्री बस काम कर रही है। अनेक शिल्पकारों तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, ठीक है, मतलब संघ बना करके ही ये व्यापार करने अब जाएंगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी किसे कहते थे? तो शिल्पकार या व्यापारियों को हम क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। ध्यान रखिएगा। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। अब पूछ सकता है कि शिल्पकार क्या काम करते थे? तो देख लीजिए, यही था, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, ये शिल्पकार का काम था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। क्या करी थी? व्यापार का संचालन। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि ये उत्तरी काले चमके क्या थे। उत्तरी काले चमके पात्र क्या थे, जो हमने पढ़ा ऊपर। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पत्ती काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी काले चमक पात्र। ओके, सूत काटने और बुनने के नियम। चलो, चल रहे हो? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है, ठीक है। किन कामों में? सूत की कताई और बुनाई में, ठीक है। इन्हें इनके काम के और
गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। देखिए आज भी ये अब बड़े बड़े शहरों में यही प्रक्रिया चल रही है कि आप अपने घर पे कच्चे माल को मंगवाइए और बनाइए और फिर कंपनी में वापस कर दीजिए। ठीक है, ये वे औरतें जो कारखानों तक नहीं जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षण उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, ये देखिए मुझे तो सबसे अच्छी लगी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। बाप रे बाप। देखिए यहाँ पे बात हो रही है अरिकमेंडू की। तो अरिकमेंडू कहाँ था, अरिकामेंडू कहाँ था, पुडुचेरी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। क्या था, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। ठीक है, ऑफ कोर्स जब बंदरगाह है तो सामान तो चढ़ाया उतारा जाएगा। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। क्या मिला, ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। ऑफ कोर्स गोदाम रहा होगा वहाँ पर। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे प्राप्त मिले हैं। क्या मिला है, एम्फोरा जैसे। ठीक है, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। कैसे बर्तन, एरेटाइन जैसे। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कैसे बनता था एरेटाइन, गीली चिकनी मिट्टी को क्या दबा करके, तो मतलब वो ताकि उसका निशान भी बन जाए और वो सुंदर भी दिखे। ठीक है, ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। तो आप देख लीजिए इसको, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अब जो हमने पढ़ा उसके क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। तो छिड़ में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था तो कौन, मदुरै था। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उपयोगी शब्द लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलय, कूप, पत्तन, श्रेणी। हमने इन सबको पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ तिथियां दी हुई हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई है। ठीक है, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के कितने कब मिले हमको, 2500 साल पहले मिले हैं। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई, 2300 साल पहले हुई है। अरिकामेंडू का पत्तन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब हमने देखा है, पढ़ा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि आप लोग ये आईएएस के विद्यार्थी हैं या फिर इतने बड़े बड़े एग्जाम्स के विद्यार्थी, आप ये क्यों पढ़ें, तो ट्रस्ट मी यूपीएससी का प्री निकलना सबसे ज़्यादा टफ बातें हैं। और जैसा जैसा मैं कह रही हूँ अगर आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपका यूपीएससी का प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है यूपीएससी में क्या है, प्री निकलना। मेंस नहीं रुकता है बट प्री रुक जाता है। कई बार लोगों का प्री ही नहीं निकलता पूरी उम्र तक। तो प्लीज़ आप लोग जैसे मैं कह रही हूँ ऐसा करते चलिए, तो आप लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, बैंकिंग कुछ भी कर रहे हैं ना, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से निकल के आ रहे हैं। एनसीईआरटी से पहले क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, अभी क्या है कि क्वेश्चन
निकाल निकाल के छाट छाट के क्वेश्चन पूछते, अंदर डीप घुस के क्वेश्चन पूछते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो आप लोगों को इसी मेथड पर पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए इनको फिल करते हैं, खाली जगह भरो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे क्या? बताइए। तो क्या कहते थे? विल्ला, ठीक है, विल्ला, ठीक है। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः किनके द्वारा खेती की जाती थी? तो बताइए किसके द्वारा? दास और मजदूर, ठीक है। आगे बढ़ते, तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? बताइए। तो क्या कहते थे? इनको हम कहते थे उड़वार। क्या? उड़वार, ठीक है। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। ओके, स्वतंत्र, सॉरी यहाँ लिखती हूँ, स्वतंत्र व छोटे, ओके, भूस्वामी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने इसके आंसर आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राम भोजकों के काम बताओ। ग्राम भोजकों के क्या काम थे? बताइए। वे शक्तिशाली क्यों थे? ये भी आप बताइए। जैसा कि हमने पढ़ा था, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, ठीक है, जिसे हम प्रधान कहते हैं आज के टाइम पे, तब उसे हम क्या बोलते थे? ग्राम भोजक। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे, ठीक है। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, ठीक है। तो शक्तिशाली वो क्यों थे? क्योंकि उनको सारी अथॉरिटी मिली हुई थी। वो न्यायाधीश का भी काम कर रहे हैं, पुलिस का भी काम कर रहे हैं, कर भी वसूल कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स जब इनके पास इतना सारा पावर है तो फिर ये शक्तिशाली तो हो ही गए ना, इसलिए ये शक्तिशाली हो गए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। और ग्राम भोजों के काम क्या थे? ये काम थे, इसीलिए क्या थे? शक्तिशाली थे, ओके। गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो ये तो आप लोग खुद करिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं तो मैं बना नहीं रही हूँ, पर एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि पीछे आपको ईजिली मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है कि वलय कूप का उपयोग बताओ। क्या? वलय कूप का उपयोग। तो वलय कूप का उपयोग क्यों किया गया था? आप लोग बताइए। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए, किस लिए किया गया था? बताओ, कुछ याद आ रहा है किस लिए किया गया था? तो इसका उपयोग किया गया था जल निकास के लिए, ठीक है, जल निकास के लिए। ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अब आहत सिक्के किसके बने थे? बताओ। चांदी के, सोना के, टिन के, या फिर हाथी दांत के बने होते थे? बताओ किसके। तो देखिए इस किसके बने थे? तो चांदी के बने हुए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सोना और चांदी दोनों आता है ना बच्चों, तो ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी में उसने सोना और चांदी दोनों दोनों दे रखा है, लेकिन आपको सोना और चांदी दोनों में टिक नहीं मारना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आहत सिक्के किसके बने थे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको चांदी पे टिक करना है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान रखिएगा भी एग्जामिनेशन हॉल पे। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, सोने पे नहीं मारना है आपको टिक, ठीक है। किस पे? चांदी पे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। मथुरा महत्वपूर्ण था क्या? गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र। तो हम सब ने पढ़ा है और आज भी वो क्या है? मथुरा धार्मिक केंद्र है हमारा, महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था, हमने पढ़ा। श्रेणी क्या थे? बताओ श्रेणी क्या था बच्चों, बताओ श्रेणी क्या था? श्रेणी यानी कि शिल्पकार, ठीक है। श्रेणी किसे बोलते हैं? शिल्पकारों को बोलते थे, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 79 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? आओ चर्चा करें। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। अपने शहर की जल निकासी व्यवस्था तुम्हें पढ़ा है क्या? तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंदर दिखाई दी? ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग।
ठीक है, बस हो गया आज का आपका इतना ही। ये आप लोग करके देखिएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।